चंबा के पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि छोटे से नोटिस पे आप सब लोग यहाँ आए। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और मेरे साथ बलौजी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री DS ठाकुर जी और भरमौर के विधायक, उपस्थित सभी पार्टी के कार्यकर्ता मित्र। आज का प्रेस वार्ता का जो विषय है वो है केंद्र का बजट। उस विषय में हमारी पार्टी ने ये निर्णय किया है कि सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता पूरे देश में जिला हेडक्वार्टर्स पर जाकर इस बजट के विषय में प्रेस वार्ता भी करेंगे और एक संगोष्ठी भी करेंगे। और उसी के चलते आज जिला चंबा के मुख्यालय चंबा में मैं आज यहाँ आया हूँ, क्योंकि पार्टी ने यहाँ मेरी ड्यूटी लगाई है और माननीय सभी विधायक जो हैं वो उन सबकी ड्यूटी लगी है कि वो भी साथ में रहें। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में हूँ। केंद्र की सरकार ने ये जो बजट पेश किया है, इसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री केवल भारतवर्ष के नहीं, विश्व विख्यात नेता के नाम से जो अब जाने जाते हैं पूरे विश्व में, उन्होंने पिछले चुनाव से पहले एक नारा दिया था पूरे देश में। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं। वो 4 जातियां कौन कौन सी हैं? युवा, महिला, किसान और गरीब। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए इस देश में केवल 4 जातियां हैं। और उन्होंने ये सिद्ध करके भी दिखाया। जितने उसके बाद चुनाव हुए, इस देश की जनता ने जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, धर्म की जंजीरों से ऊपर उठकर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण भी किया। और ये जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, इस सब राजनीति को हटाकर इस देश में विकासवाद की राजनीति का शुभारंभ किया। यदि सामने कुछ होगा तो विकास होगा। ये मोदी जी ने नारा दिया था, उसके लिए सब सफल भी हुए। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो केवल 4 जातियां हैं इस देश में। तो ये जो केंद्र की सरकार का बजट मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, वो बजट एक तो ये जो 4 जातियां हमारी, उनको ध्यान में रखते हुए किया है। मोदी जी के सपने को साकार करते हुए किया है। और ये जो बजट इस बार पेश हुआ है, उस बजट में सबसे बड़ी बात यह है, जो नरेंद्र भाई मोदी ने एक नारा दिया है, एक सपना देखा है और उस सपने को लेके पूरा देश चल पड़ा है कि 2047 में भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ये जो बजट इस बार पेश हुआ है, वो विकसित राष्ट्र की दिशा में एक नींव का काम देगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने किसान की बात की। किसान के लिए इस बार के बजट में बहुत कुछ दिया गया है। किसान आत्मनिर्भर हो, किसान की फसल के उत्पाद का ठीक से मूल्य बने, किसान को यदि कोई आपदा का सामना करना पड़ जाए, उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है। ये आज की इस बार के बजट में प्रावधान किया गया। उससे पहले यदि आपको याद है कि किसान सम्मान निधि हर वर्ष नरेंद्र भाई मोदी अपने देश के अन्नदाता किसान हैं उनको समर्पित करते हैं। और अगले कल
किसान सम्मान निधि की एक और किश्त नरेंद्र भाई मोदी जी जारी करने वाले हैं। एक तो किसान सम्मान निधि देकर मोदी जी ने ये सिद्ध किया, ये संदेश दिया कि किसानों को यदि कोई आपदा आए उस समय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आपके साथ खड़ी है। और इस बार की जो वो योजना लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, ये किसानों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस योजना में किसान की बीज से लेकर उत्पाद होने तक, इवन मैं तो ये कह सकता हूं कि किसान के उत्पाद की ठीक से मार्केटिंग हो, इस हर चीज की चिंता किसान धन धान्य योजना में की गई है। ये एक बहुत बड़ी योजना है और आने वाले समय में इस देश के लिए, किसान के लिए, हमारे जो अन्नदाता हैं उनके लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनकी खुशहाली के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। सॉइल टेस्टिंग ये तो पहले की योजना है, लेकिन इस बार उस योजना में जो बजट में कम से कम 4 गुना से अधिक की बढ़ोतरी कर दी गई, ताकि और अधिक वैज्ञानिक तरीके से किसान की मिट्टी की गुणवत्ता का निरीक्षण हो सके। और उसके पीछे सबसे बड़ा संदेश यह है, यदि हम हिमाचल की बात कर लें या पूरे देश की बात कर लें, कुछ एक स्टेट्स को छोड़कर हम केवल कन्वेंशनल क्रॉप्स उगाते हैं, परंपरागत फसलें उगाते हैं। उनमें क्या है, या तो हम गेहूं उगाएंगे या मक्की उगाएंगे, हाँ जहां पानी अधिक होता है वहां हम धान उगा सकते हैं। किसान केवल उस और ही है। तो आपको पता होगा जो कृषि वैज्ञानिक है वो बार बार कहते हैं कि एक ही फसल अगर आप बार बार उगाते रहेंगे तो जमीन की गुणवत्ता, उर्वरकता समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है कि हर वर्ष किसान का उत्पाद कम होता जा रहा है। होता क्या है, जब आप कोई भी फसल उगा रहे हैं तो उसके बीच में आपको कोई ऐसी फसल, चने की फसल, लेग्यूम्स जो हैं उनकी फसल उगानी पड़ती है, ताकि मिट्टी को नाइट्रोजन मिल सके, ऐसे उत्पाद मिल सके ताकि उत्पाद अगली बार अच्छा हो। लेकिन हम केवल कन्वेंशनल क्रॉप उगाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा जो सॉइल टेस्टिंग है, उसमें कृषि वैज्ञानिक किसान के खेत में आकर किसान को बताएंगे, और इसके लिए 4 गुना अधिक बजट की बढ़ोतरी की गई, ताकि हम लोग अपनी कन्वेंशनल क्रॉप से हटकर जो कैश क्रॉप है, जो किसान को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सके, उस और किसान जाए। ये प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, कृषि धन धान्य योजना के तहत हर चीज़ की चिंता की जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रही है, जिससे किसान की आर्थिकी भी बढ़ेगी, किसान का उत्पाद भी बढ़ेगा, और किसान कन्वेंशनल क्रॉप से हटकर कैश क्रॉप की ओर जाएगा, ताकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सुधर सके। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमने कहा कि हमारी एक जाति है युवा, तो युवाओं के लिए इस बजट में बहुत अधिक चिंता हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने की है। सबसे पहले तो हम बताएं कि पिछले बजट में ही स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, अब इस देश की और इवन हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति ये है कि सरकारी नौकरी तो नौजवानों को संभव नहीं है मिल पाए। मैं तो यहां तक उदाहरण देता हूं कि आज यदि सरकार निर्णय कर ले कि हम सभी को रिटायर करके नौजवानों को सरकारी नौकरी देते हैं, तब भी हिमाचल प्रदेश में 18 लाख बेरोजगार आपके सामने खड़ा होगा। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले ये एक संदेश दिया था, एक कंसेप्ट दिया था कि इस देश का नौजवान
इस प्रदेश का नौजवान जॉब सीकर ना बने, इस प्रदेश का नौजवान, इस देश का नौजवान जॉब क्रिएटर बने, अपना और अपने परिवार का पेट तो पाले, अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक करे, उसके साथ साथ 10 और नौजवानों को रोजगार दे, उनके परिवार का भी पेट पालने का साधन बन सके। इसके लिए स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना दी गई। और इस बार स्टार्टअप योजना में, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2014 से पहले इस देश में गिने चुने स्टार्टअप्स थे और उस समय की सरकारें कुछ करोड़ रुपया उसमें बजट में रखती थी। इस विषय में कोई चिंता नहीं थी, नौजवान के विषय में चिंता नहीं थी। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, पहला बजट जो उनके नेतृत्व में आया उसमें स्टार्टअप योजना लेकर आए और उस समय 10-15 हजार करोड़ के आसपास बजट में प्रावधान रखा गया था स्टार्टअप के लिए। और कुछ सैकड़े स्टार्टअप थे जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी गिनती की जा सकती थी उंगलियों में। उसमें यूनिकॉर्न्स नहीं थे। आज आप देखिए इस देश में 10 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हो चुके हैं। और ये जो आंकड़े निकल के आए हैं, आपको याद होगा इंडिया टुडे ने आज से 4 महीने पहले एक इंडिया टुडे का जो वो आया था, सर्वे आया था, उसमें बताया था उन्होंने कि ये जो इतने स्टार्टअप्स बन चुके हैं और ये मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये इनिशिएटिव लिया गया था, उस इनिशिएटिव से कितने नौजवान इस स्टार्टअप की योजना का लाभ उठाकर आज अपने आप में सक्षम तो हुए हैं, लेकिन लाखों नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया है, हजारों परिवारों के आय का वो साधन बने हैं। इस बार इस योजना में जो पहले हमारा बजट था उसमें 5 गुना अधिक की बढ़ोतरी की। तो ये स्टार्टअप, स्टैंड अप योजना, और आज स्थिति यह है कि हमारे स्टार्टअप जो हैं उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूके, यहाँ के जो उद्योगपति हैं हमारे उन नौजवानों से यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो कदम नौजवानों के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने उठाया है, उसके लिए मैं आपके सभी पत्रकार बंधुओं के चैनल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनका कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूँ। नौजवान के प्रति मोदी जी का जो विचार है, मोदी जी की जो सोच है, वो ये है कि जब तक इस देश का नौजवान अपने आप में सक्षम नहीं होगा, किसी 2 साथियों का हाथ पकड़कर उनको साथ लेकर चलने में, उनका पेट पालने में सक्षम नहीं होगा, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि विश्व का सबसे युवा देश है भारतवर्ष। तो उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो 2 योजनाएं, स्टैंड अप और स्टार्टअप योजना, इस बार के बजट में उसमें 5 गुना अधिक की बढ़ोतरी नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने इस बार के बजट में की। हमारी तीसरी जाति है महिला। अब इस देश की और प्रदेश की मातृशक्ति के लिए मोदी जी के मन में कितनी श्रद्धा है, इसको बताने की अब आवश्यकता नहीं रह गई। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार की सर्वे एक महिला थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी। शी वाज सुप्रीमो ऑफ कांग्रेस और 10 वर्षों तक उनके छाया तले इस देश में कांग्रेस ने राज भी किया है। लेकिन महिला होने के नाते कभी उन्हें महिलाओं की चिंता नहीं हुई। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और मातृ वंदना अधिनियम बिल मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में आया। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सीटें 90 तक पहुंच जाएंगी, विधानसभा की सीटें, तो उसका 33% आप लगा लीजिए। मुझे लगता है कि शायद 26 या 28 सीटें बनती हैं। मोदी जी के कारण, मोदी जी की कृपा से आने वाले चुनावों में जब ये लागू हो जाएगा
तो हिमाचल प्रदेश की 28 महिलाएं हिमाचल विधानसभा क्षेत्र में बाकी सब विधायकों और अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल प्रदेश की प्रगति में 100% योगदान देंगी। ये यदि श्रेय किसी को जाता है तो नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। और पिछले बजटों में भी और इस बार के बजट में भी बेटी के जन्म से लेकर बेटी के अंतिम सांस तक जितने पड़ाव हमारी बेटी पार करती है, हर पड़ाव पे कोई ना कोई योजना लेकर मोदी जी उसके पिता बनकर, भाई बनकर उसके साथ खड़े रहते हैं। और इस बार जो जच्चा बच्चा के सुरक्षा के लिए जो राशि दी जाती है, बेटी के पढ़ाई के लिए जो शगुन दिया जाता है, बेटी की शादी में जो मोदी जी शगुन देते हैं, उसमें इस बार जो बजट आया है उसमें 5 गुना अधिक की बढ़ोतरी की गई है। ये मैंने जो हमारी तीसरी जाति है नारी शक्ति, उसके विषय में आपको बताया। अब गरीब की बात करें, अब आप अंदाजा लगा लीजिए, कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हो गया था, दुकानें बंद थी, दफ्तर बंद थे, संस्थान बंद थे, और हम और आप लोग भी बंद थे, घरों में बंद थे। अघोषित इमरजेंसी थी पूरे देश में, देश नहीं पूरे विश्व में थी। उस समय मोदी जी को लगा कि वो जो अच्छा है, अच्छा व्यापारी है, जिसका अच्छा काम है, अच्छा कोई अधिकारी है, इन्हें तो कोई समस्या नहीं है, 2, 4, 6 महीने वो देख सकते हैं। लेकिन एक जो गरीब है, जो रोज दिहाड़ी लगा के अपने परिवार का पेट पालता है, वो क्या करेगा? तो उसमें गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज पर हेड नरेंद्र भाई मोदी जी ने देने की घोषणा की थी। कोरोना काल समाप्त हो गया, उसके बाद आज भी और इस बार के बजट में भी उस योजना को जारी रखने का निर्णय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है इस बजट में। पिछली बार गरीबों को 4 करोड़ घर दिए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस बार यह निर्णय किया गया है कि 3 करोड़ घर और इस वर्ष जो है इसमें और गरीबों को दिए जाएंगे, ताकि इस देश का और इस प्रदेश का कोई भी गरीब पक्की छत के बिना ना रहे। इस बार 3 करोड़ अधिक घर देने के लिए यह निर्णय इस बार के बजट में किया गया है। तो गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति और किसानों के प्रति, ये 4 मैंने कहा जो मोदी जी कहते हैं कि हमारी ये 4 जातियां हैं, उन 4 जातियों के विषय में चिंता इस बार के बजट में की गई है। और जब भी बजट आता था, और बजट से पहले आप लोग भी पूछते थे बाजारों में जाके कि आपको क्या उम्मीद है इस बार के बजट में, आप क्या चाहते हैं कि इस बार का बजट वित्त मंत्री कैसा पेश करे, तो सबका एक बिल्कुल कॉमन चिंता होती थी, मेरी भी थी और आप सबकी भी थी। ये कॉमन चिंता थी कि बहुत ये सरकारें जो बजट पेश करती हैं, या तो बहुत जो अमीर लोग हैं उनके लिए पेश करती हैं, उनकी चिंता करती हैं, या जो बहुत गरीब है उनकी चिंता करती हैं। हम और आप जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी चिंता बजट में नहीं होती है। हर बार ये शिकायत होती थी। और मैं तो अपने राजनीतिक जीवन में देख रहा हूं कि जब से मेंटल अवेयरनेस आई है, स्कूल के बाद जब कॉलेज में गए, जब से मेंटल अवेयरनेस आई, तो मुझे लगता है कि एक ही प्रश्न था जो हमारा जो मध्यम वर्ग था, मिडिल क्लास थी,
कि हमारी चिंता बजट में कोई भी सरकार आ जाए वो नहीं करती है, लेकिन इस बार हम सबका गिला नरेंद्र भाई मोदी जी ने दूर कर दिया। 12 लाख तक जिसकी जो इनकम है उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय हुआ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश कर रही थी तो मैं हाउस में था। ट्रेजरी बेंच के सामने जो बेंच में हमारे विपक्षी मित्र बैठते हैं, जितना बजट उन्होंने पेश किया उनको कुछ अच्छा नहीं लगा। हमारे विपक्षी मित्रों को कुछ अच्छा नहीं लगा। कहीं उन्होंने कहीं मेज नहीं थपथपाया, कहीं उनके चेहरे पे कोई अच्छी बात नजर नहीं आ रही थी। बड़ी निराशा, बड़ी उदासी, जैसे उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। करीब करीब 90 मिनट का उनका भाषण था बजट का। लेकिन जैसे ही वित्त मंत्री ने ये घोषणा की कि 12 लाख तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, या उसमें अगर आप सेस जोड़ लें तो 75,000 और बनता है। 12,75,000 की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो सामने वाले विपक्षी मित्रों के चेहरे भी खिलखिला उठे। मजबूरी थी, मेज तो थपथपा नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आंखों का तेज, उनके चेहरे का तेज देख के लग रहा था कि उनको अब कुछ अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा निर्णय है, सबसे अहम निर्णय है, और आने वाले समय में ये जो निर्णय किया गया है उसके दूरगामी परिणाम इस देश की राजनीति में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस बार मध्यम वर्ग की चिंता की गई है, और मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा गिला ही हमारा ये होता था, ना तो चिंता करते हैं और टैक्स में रिबेट नहीं होती। और मध्यम वर्ग के लिए क्या है कि जो बहुत अमीर हैं उनको कोई चिंता ही नहीं होती, और जो बहुत गरीब है उनकी कोई बड़ी इच्छा नहीं होती। ये जो हम और आप लोग हैं, मध्यम वर्ग है, इनको चिंता भी होती है और इच्छा भी होती है। लेकिन इच्छा की पूर्ति बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि घर का बजट इतना होता है उसमें कर पाना, क्योंकि टैक्स स्लैब ऐसा है, जो वो कमाई करेंगे उसमें टैक्स में चला जाएगा बहुत हिस्सा। लेकिन इस बार हमारी चिंता भी दूर कर दी मोदी जी ने, और जो मध्यम वर्ग है, जो उसकी इच्छा है, अब उनकी इच्छाओं की भी पूर्ति हो जाएगी। इसका यदि श्रेय किसी को जाता है तो 100% श्रेय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे विश्व विख्यात नेता, हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। और एक और बड़ा अच्छा निर्णय किया, बजट में इस बार पेश हुआ। घोषणा की थी जब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, घोषणा कर दी थी, ये वादा किया था देश की जनता के साथ कि आयुष्मान भारत योजना हम लोग चला रहे हैं। लेकिन आयुष्मान भारत योजना का एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर में जो लोग आएंगे, गरीबी की रेखा के नीचे वाले जो लोग हैं, उन्हीं को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पाएगा। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने घोषणा कर दी थी, और इस बार बजट में भी आ गया, और 5 दिन पहले कैबिनेट ने भी उस पर मोहर लगा दी कि 70 साल और उसके ऊपर के जितने हमारे बुजुर्ग हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। ये निर्णय भी आने वाले समय में एक दूरगामी परिणाम इस देश की राजनीति में लाने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी चिंता कम होती है। तो उनकी चिंता भी यदि किसी ने की तो नरेंद्र भाई मोदी ने की, क्योंकि 70 वर्ष की आयु के बाद बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो बहुत सौभाग्यशाली हो, जो फिजिकली फिट रहते हैं। नहीं तो 70 साल के बाद, 65-70 साल के बाद कोई ना कोई ऐसी बीमारी लगनी शुरू हो जाती है जिससे डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी असर पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि आजकल कलयुग है, केवल परिवार के लोग भी चिंता नहीं करते। तो वो चिंता यदि ऐसी, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी इस आयु में लग जाए, तो 70 वर्ष या उसके ऊपर के जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जितने हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी चिंता नरेंद्र भाई मोदी आयुष्मान भारत योजना के तहत
5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। ये व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी ने इस बजट में भी कर दी है और 4 दिन पहले कैबिनेट ने भी इसके ऊपर मोहर लगा दी है। ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा और दूरगामी निर्णय हो सकता है। इतनी योजनाएं, इतना कुछ बजट में है, अगर उसका मैं बखान करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है कि पूरा दिन हम और आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। तो मैं जितने जो बुलेट पॉइंट्स थे, क्योंकि मैंने कहा कि हमारी 4 ही जातियां हैं, उनके लिए क्या क्या योजना, क्योंकि उनको समर्पित है ये बजट, क्या क्या योजना लेकर आए हैं। हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी चिंता उन्होंने की है और सबसे बढ़कर मध्यम वर्ग की उन्होंने चिंता की है। इसमें जो जो निर्णय उन्होंने किए हैं मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। मुझे बस इतना ही कहना है। हेल्थ सिस्टम की मजबूती के लिए क्या आप चंबा के विषय में बात कर रहे हैं? इसके लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 5 दिन पहले दिल्ली में था, एक बैठक थी सेशन के बाद, तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिला था और मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से सबसे पहले ये बात की, जो चंबा मेडिकल कॉलेज है इसकी जो स्थिति है वो एक सफ़ेद हाथी वाली स्थिति है। जो मेडिकल कॉलेज में स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चंबा में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। उसके लिए जो आपका चरण 2 है, अब ऐसा है ना, केंद्र की सरकार केवल पैसा दे सकती है, इसकी मैनेजमेंट, इसकी देखरेख वो स्टेट की सरकार को करनी है। तो इसके लिए मैंने प्रार्थना की थी कि जो द्वितीय चरण है, जो इसका सेकंड फेज है, उसके लिए जैसे ही मैंने उस दिन भी बात की थी यहाँ प्रिंसिपल महोदय से, जैसे ही वो जरूरत होती है तो एकदम से बताएं, हम लोग वहाँ जाएंगे और बात करेंगे और इसके लिए कोशिश करेंगे जो जिसका सेकंड फेज है एकदम से तैयार हो। पर लेकिन मुश्किल ये है, चंबा में डॉक्टर्स को कैसे रिटेन करेंगे आप? मुझे लगता है कि हमारी भी समस्या है और आपकी भी चिंता है। जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे मशीन क्या करेगी? वो तो सर अब कैडर चेंज किया ना, तो अब नेचुरली डॉक्टर जाएंगे। तो इस करके इसके लिए कोशिश कर रहे थे। मैंने तो लोकसभा में भी प्रश्न उठाया था कि चंबा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और मैंने ये भी कहा था कि मैं सांसद चुन के आया हूँ, मेरा घर कांगड़ा में, लेकिन चंबा मेरा दूसरा घर है। चंबा की जनता जनार्दन ने जितना आशीर्वाद प्यार मुझे दिया वो मैं 7 जन्म लेकर भी लुटाने की कोशिश करूं नहीं लुटा सकता। तो मैंने उसमें कहा था, रिकॉर्ड में है मेरे लोकसभा के, मैंने कहा वो मेरा दूसरा घर है और जो योजना कांगड़ा के लिए लेकर आएंगे वही योजना चंबा के लिए लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने कहा था कि चंबा में जब तक कोई बड़ा संस्थान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और उसके लिए मैंने कहा था कि बहुत बड़ा कोई, जैसे मैंने कहा NIT की तर्ज पर कोई ना कोई संस्थान चंबा में खोलने की कोशिश की जानी चाहिए। ये विषय मैंने उठाया। मैंने ट्रॉमा सेंटर की बात की, चंबा में ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी जिला है, एक्सीडेंट्स होते हैं। चंबा का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने तो ट्रेन की भी बात की है। अब ऐसा है कि जो हमारे मन में था उसके लिए जोर से भी बोला है, बा आवाज़ें बुलंद भी बोला है और अब उसके जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनसे मिल रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि चंबा के लिए कोई ना कोई एक अच्छा संस्थान, ताकि यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है इसको यदि आपने ठीक ढंग से चलाना है। अब हम दूसरी सरकार को गाली देना शुरू कर दें तो मुझे लगता अच्छा नहीं है और मैं ऐसी राजनीति करता भी नहीं। जब तक डॉक्टर यहाँ रिटेन नहीं होगा मशीनें क्या करेंगे मुझे बताइए। ऑप्शन नहीं है सर, बड़ी बात है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है ना सर, ऑप्शन है तो यहाँ पर चाहे जितना मर्जी पैसे वाला भी है सर, फर्स्ट एड के लिए यहीं जाना पड़ेगा सर। तो इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं जी, कोई ऐसा संस्थान बने, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो चंबा का और कनेक्टिविटी चाहिए सबसे पहले जरूरी।